मित्रों नमस्कार। लॉकडाउन 4 चल रहा है। 1, 2, 3, 4 चौथा लॉकडाउन मोदी जी ने ले आया है और पालन करना पड़ रहा है। 3 तक तो सबने सख्ती से पालन की है। चौथा में थोड़ी थोड़ी ढील कहीं कहीं दी गई है, लेकिन हर जगह ढील नहीं दी गई है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं झारखंड से हूँ और यहाँ थोड़ी ज़्यादा ढील है। मैं आराम से इधर उधर घूम सकता हूँ, दोस्तों से मिल सकता हूँ। अलग बात है कि चाय चटोरी नहीं हो पा रही है चौक चौराहे पर, लेकिन सब ठीक है। बाकी अब लॉकडाउन है तो थोड़ा अस्त व्यस्त ज़िंदगी हो ही गई है। दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है, चेहरा अस्त व्यस्त है। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आप सबके साथ आऊँ, कुछ बातें साझा करूँ, लेकिन कुछ समय नहीं मिल पा रहा था, कुछ विषय नहीं मिल पा रहा था, बहुत सारी बातें थी। इन सब बातों के बीच में मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि लोगों के लिए अवसर है। कैसा अवसर है कि एक तरफ केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। बड़ी घोषणा, 20 लाख करोड़ रुपया कम नहीं होता है। मैं तो पहले दिन जीरो लगा रहा था कि कितना जीरो लगेगा, तो गिन गिन के फिर मैं जीरो लगा पाया था मैं भी। लेकिन दूसरा सच और कड़वा सच है कि जिस देश में इतनी बड़ी घोषणा हो रही हो, सरकार इतनी बड़ी घोषणा कर रही हो, उस देश का लाखों मजदूर पैदल चल रहा है। अब आप दोस्त जिसको दीजिए, स्टेट को कहिए, सेंट्रल को कहिए, लेकिन सच तो यही है ना कि सड़कों पर मजदूर पैदल चल रहे हैं। ये दूसरा सच ये भी है कि हर मजदूर मजबूर नहीं है। पहले तो सोचिए कि किसानों वाला ये देश मजदूर का देश हो गया। ऐसा ही फीलिंग आ रही है पिछले 15-20 दिनों से कि इस देश में बस सिर्फ और सिर्फ मजदूर ही रहते हैं। अब इतने मजदूर मजबूर क्यों हो गए? आखिर भैया आप गए थे साल भर के लिए, आप जहाँ सस्टेन कर रहे हो, जहाँ नौकरी कर रहे हो, जहाँ मजदूरी कर रहे हो, वहाँ रह रहे हो, तो इतनी तो क्षमता होनी चाहिए कि 2-3 महीने तक रहें। हो सकता है कुछ की मजबूरियाँ रही होंगी, लेकिन उन मजबूरियों की मार्केटिंग करना, उसकी ब्रांडिंग करना, ये कहाँ तक उचित है? चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे सो कॉल्ड बड़े पत्रकार हों, चाहे जो कोई भी हो, जहाँ जहाँ का विपक्ष हो, जिन नेताओं का विपक्ष हो, वो सब लोग, ये कहाँ तक उचित है कि आप मजदूरों की ब्रांडिंग करो? कई अखबार वाले तो, कई मीडिया वालों को देखा मैंने, वीडियो आया था ट्विटर पर और जहाँ तहाँ, कि वो शूट कर रहे हैं कि नदी पार कर रहे हैं। अरे भैया थोड़ा और पीछे चले जाओ, एक बार फिर से शूट करना है। क्या तमाशा है यार? आप मजदूरों के छालों की तस्वीरें बेच रहे हो 40,000 में, 50,000 में। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कोरोना और लॉकडाउन अवसर लेकर आया है सबके लिए। कुछ के लिए ऐसा अवसर लेके आया है कि कई बड़े भाई हैं झारखंड में, मित्र हैं, बड़े भैया हैं, इस तरह के लोग हैं, टेलीग्राफ ने उनकी नौकरी ले ली, उनकी नौकरी चली गई। और कई ऐसे लोग हैं कि इन्हीं मजदूरों के छालों को बेचकर 20,000 से 40,000 रुपये कमा रहे हैं। ऐसे कई स्क्रीनशॉट्स घूम रहे हैं, इसे देख रहे हैं। फिलहाल मैं कह रहा हूं कि ये जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो पत्रकार हैं, जो बड़े लोग हैं, उतना बड़ा मैं बना नहीं और पता नहीं बन भी नहीं पाऊंगा, मुझे लगता है कभी, क्योंकि मुझे दोहरा चरित्र रखना आता नहीं है। क्या है कि यदि यूपी में कोई घटना होती है लॉकडाउन को लेकर या ऐसा कुछ, तो उसके लिए योगी जी दोषी होते हैं। झारखंड में कोई घटना होती है तो मोदी जी दोषी हो जाते हैं। फिर मध्य प्रदेश में कोई घटना होती है तो शिवराज जी दोषी होते हैं, और महाराष्ट्र में कोई घटना होती है तो मोदी जी दोषी होते हैं। अरे भाई ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? ये तय करो कि पूरे देश में यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो मोदी दोषी है पूरे देश के लिए, और यदि नहीं तो हर राज्यों की राज्य सरकार दोषी है। डबल स्टैंडर्ड करके और सिर्फ किसी एक को टारगेट करना, भाजपा को टारगेट करना, मोदी को टारगेट करना, भाजपा की राज्य की सरकारों को टारगेट करना, ये मुझे नहीं लगता कहीं से उचित है। फिलहाल मैं जिसकी बात कर रहा हूँ कि ऐसा एहसास हो रहा है बीते 15-20 दिनों से कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ मजदूर रह गए हैं। बाकी कोई इस देश में अब रहा नहीं है। सिर्फ मजदूरों का देश है और मजदूर ही हैं, बाकी कोई है नहीं। अब मैं मजदूरों की बात करता हूँ। ठीक है, मजदूर गांव आ गए, सबके पास जॉब कार्ड बने हुए हैं, सबके पास राशन कार्ड बना हुआ है, बीपीएल, एपीएल, सीपीएल, डीपीएल, जितना कुछ होता है सब बना हुआ है उनके पास। और सरकार ने क्या किया है, उनके खाते में पैसे भी डाल दिए। जनधन के खाते हैं तो उसमें पैसे हैं, पेंशन के खाते हैं तो उसमें पैसे हैं, उज्ज्वला योजना के खाते हैं तो उनमें पैसे हैं, इन सब में पैसे भी डाल गए। मतलब मिला जुला के हम मजदूरों की बात करें तो ठीक है, वो मजबूर जरूर हैं, लेकिन कोई मजबूर इतना भी नहीं हो सकता है कि वो 4 लाख रुपए में गाड़ी बुक करके अहमदाबाद से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से 3-3 लाख में गाड़ी बुक करके लोग घर आ जा रहे हैं। अरे भैया 3 लाख रुपए तुम्हारे पास है, 3 लाख में तुम एक महीना सस्टेन नहीं कर सकते हो सब मजदूर मिलके? भगा तो नहीं रहा कोई कहीं से। हाँ, कुछ जगह से वीडियो आए हैं, कुछ जगह से फोटोग्राफ्स आए हैं कि भगाया जा रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर जगह से भगाया जा रहा है। यदि तुमको आज भगाया जा रहा है, तुम्हारे साथ मारपीट की जा रही है, तो वो मारपीट या वो भागम भाग 5 साल से क्यों नहीं हुआ, 4 साल से क्यों नहीं हुआ, 3 साल से क्यों नहीं हुआ? मिनिमम 1 साल से तो तुम रह ही रहे हो उन जगह पर, तो वहां क्यों नहीं हुआ? अब बात करते हैं मजदूरों की। मजदूरों को तो सरकार ने बहुत कुछ दे दिया, लेकिन मजदूरों से इतर इस देश में एक बड़ा वर्ग है जिसके लिए सरकार क्या कर रही है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। मैं आपको बताता हूं कुछ बातें कि मजदूर, अब मजदूर का रोना बंद होना चाहिए। इसीलिए कि आप कल्पना करिए
कि वो लड़के की या उस युवक की जो 25-30 साल का हो, जिसने लाखों रुपए खर्च लेके प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग किया और अब उसकी नौकरी में लाले पड़े हुए हैं, उसका गर्दन फंसा हुआ है, कब उसकी नौकरी चले जाएगी उसको भी नहीं पता। आप उसकी कल्पना करिए जिन्हें अभी तत्काल वकालत शुरू किया है, 1 साल हुआ है, 6 महीना हुआ है, और वो रोज घर में 500-1000 रुपये लेके जाता था, तब उसकी दाल रोटी चलती थी, तब उसके बच्चे का स्कूल फीस भराता था। उसकी क्या स्थिति होगी? आप कल्पना करिए ऐसे लोगों की जो सेल्समैन हैं, एरिया मैनेजर हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जो नौकरियां कर रहे हैं सेल्समैन की, सेल्स गर्ल की, कभी उनकी कल्पना करिए आप कि वो कैसे अपना जीवन जी रहे हैं। 10,000, 8,000, 12,000 मात्र इस तरह की तनख्वाह, उस पर परिवार की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी हमने इनके बारे में सोचने की कोशिश भी नहीं की। क्यों? ये मजदूर नहीं है। मजदूर नहीं है, नहीं, ये आपके लिए मटेरियल नहीं है, ये आपके लिए मसाला नहीं है। जिस दिन ये भी आपके लिए मटेरियल मसाला होंगे ना, आप बड़े बड़े चैनल में इन पर भी डिबेट करोगे। मेरे करीबी रहने वाले कई लोग हैं ऐसे जिनकी कंपनियों ने 50-50% तनख्वाह काटी है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरियां चली गई। कई लोग ऐसे हैं जो फ़ोन करके रोते हैं, भैया मैं फलाने मॉल में था, क्या करूं भैया, अब लग रहा है नौकरी नहीं मिलेगी। पहले महीने में मुझे 50% सैलरी मिली, अप्रैल की सैलरी 25% मिली। अब आप कल्पना करिए कि जो 10,000 की नौकरी करता उसको कितना सैलरी मिला? मात्र 2,500 रुपये। वो आदमी 2,500 रुपये में आखिर करेगा क्या? हम सोच सकते हैं कि 2,500 रुपये किसी व्यक्ति के लिए महीने का पान, सिगरेट, गुटखा और इन सब का खर्च होता है। मोबाइल में लोग खर्च कर देते हैं, चाय पी जाते हैं, कॉफ़ियाँ पी जाते हैं एक एक समय में 2,500 रुपये की, और उसे 2,500 रुपये पूरे महीने की सिर्फ सैलरी मिली है। आप कल्पना नहीं कर सकते उन लोगों की, क्योंकि आप देखते हैं कि वो सूट बूट में है, वो टाई पहना है। आप कई ऐसे लोग हैं, अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, बीते 1 सप्ताह की 4-5 ऐसे फ़ोन मेरे पास आए कि भैया कोई जॉब कहीं होगा तो बताइएगा। क्यों भाई? क्योंकि कंपनी ने पहले महीने में मार्च का सैलरी जो कंपनी ने दिया वो 50% दिया, उसके बाद कंपनी ने सैलरी काटना शुरू कर दिया, और अब मई से कंपनी का कहना है कि यदि काम चला तो पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। मैं भी नौकरी करता हूँ, मेरी भी नौकरी खतरे में, मुझे भी नहीं पता कल क्या होगा। हो सकता है मेरी नौकरी चली जाए, हो सकता है मेरी नौकरी रह जाए, हो सकता है मेरी सैलरी कट के मिले, परंतु इस पर कभी भसड़ नहीं मचाना। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब लोग घिनौनी राजनीति कर रहे हैं इस पर और कुछ नहीं कर रहे। सोनिया गांधी ने कह दिया कि हम बस का भाड़ा देंगे, हम ट्रेन का भाड़ा देंगे। अरे मिडिल क्लास के लिए सोचो ना, मिडिल क्लास के लिए कुछ दे दो, राजनीति करनी है तो। एक प्रियंका मैडम है, उनके बाबूजी कहते थे कि 1 रुपया चलता है हमारे यहाँ से और 15 पैसा पहुँचता है, और मैडम तो कमाले कर दी। 6 चक्का वाला बस का नंबर दी गाड़ी सब यूपी सरकार को, और जब जांच हुआ तो 3-3 चक्का वाला गाड़ी निकला। बताइए, 85% से 15% पहुंचता है 100% का, और बेटी भी कमाल ही कर रही है। 6 चक्का वाला बस का नंबर दे रही है और सरकार के पास 3 चक्का पहुंच रहा है। यहाँ भी घोटाला है, 3 चक्का आखिर चल कहाँ जा रहा है। और मैं कुछ बातें बताता हूँ कि ऐसे कई लोग हैं, टाइपिस्ट हैं, स्टेनो हैं, ओला ड्राइवर हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, ऐसे कई लोग हैं जो ये सब सपना पाल के गए थे कि हमको अपना ज़िंदगी संवारना है। या सपना तो छोड़ दीजिए, सपने उनके अब होते नहीं हैं, अब वो सपने उनके ख़त्म हो चुके हैं, अब उन्हें अपना परिवार पालना है। ये लोग क्या करेंगे? आप कल्पना करिए कि रांची से, झारखंड से, बिहार से, यूपी से हजारों लाखों छात्र दिल्ली जाते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। वहाँ क्या करना है? यूपीएससी करना है, जेपीएससी करना है, बीपीएससी करना है, कुछ भी करना है, सरकारी नौकरी पानी है। आप कल्पना करिए कि उनकी क्या स्थिति होगी। आप कल्पना करिए उन छात्रों की जो कोटा गए थे आईआईटी का सपना लेकर, उन्हें भागना पड़ा वहाँ से। आप कल्पना करिए उन परिवारों की, आप कल्पना करिए उनकी जो 15-20 हज़ार की नौकरियाँ आज भी कर रहे हैं और उसमें वो खुश होकर परिवार पाल रहा है, कंपनियाँ सैलरी काट ले रही हैं। हमारा ऑब्जेक्शन ये नहीं है कि आप मजदूरों को मटेरियल बना रहे हो, आप बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप न्यूज़ बनाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं, बड़ा बड़ा पोस्टर छापो, होर्डिंग छापो। हमारी समस्या ये है कि समाज का एक बड़ा वर्ग है जो अछूता है, आप उनके लिए सोचिए, चाहे मोदी जी हो चाहे हेमंत भैया हो, आपको उनके लिए सोचना होगा। आप जो सपने दिखा रहे हैं, ठीक है, हमारी पूर्ण आस्था है मोदी जी में, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन पर विश्वास करना चाहिए, वो जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन हमको अभी जब भूख लगी हो तो आप कभी 2 रोटी तो दे दीजिए, ठीक है भाई अभी तुम जिंदा रहो, बाकी तुम्हारे लिए मैं मटन पुलाव की व्यवस्था करूंगा कुछ दिन के बाद। अब दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ वो ठीक है, अभी कांग्रेस हो या वामपंथी हो, सब लोग अभी जो झंडा बरदार बने हुए हैं, मोदी को दोष दे रहे हैं, मोदी ने ऐसा नहीं किया, मोदी ने वैसा नहीं किया, हड़बड़ी में लॉकडाउन हुआ। अरे भैया बताओ, इस देश में सबसे लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, क्या कांग्रेस ने क्या उखाड़ लिया? कितनी फैक्ट्रियां लगवा दी, कितनी नौकरियां दिला दी? ये कांग्रेसियों के कुकर्मों का नतीजा है कि ये मजदूर आज भी पैदल घूम रहे। और ये लाल झंडे वाले क्रांतिकारी, आज तक पूरे झारखंड में एक भी क्रांतिकारी ऐसा नहीं मिला
मैं उसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूं जहां लाल झंडे वालों के जनप्रतिनिधि होते हैं। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहीं एक खाना का स्टॉल चलाया हो, जिसने 20-50 मजदूरों को खाना दे दिया हो, जिसने 20-50 परिवारों को राशन दे दिया हो। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला। ये कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि झारखंड में भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, जो भी लोग हों, सबने कुछ न कुछ तो योगदान दिया ही है इसमें, और निसंदेह इसमें भाजपा के लोग सबसे आगे हैं। ये कहने में झिझक नहीं होना चाहिए कि ये लोग सबसे आगे हैं, चाहे भाजपा के सांसद हो, विधायक हो, पार्टी के कार्यकर्ता हो, जो जहां है हर लेवल पर कर रहा है। लेकिन वामपंथियों से कुछ नहीं हो सकता है, इन्हें सिर्फ विरोध करना है। विरोध भी कैसा करना है? तो हर बात में मोदी को दोष देना है। इनसे पूछिए कि भैया स्टेट को आप क्यों नहीं दोष देते? नहीं, हम तो मोदी को दोष मानेंगे। क्यों मोदी को दोष मानोगे बे? क्योंकि स्टेट में तुम्हारा सरकार से गठबंधन चल रहा है, गलबहियां जलाए हुए हो, तो क्यों आप दोषी मानोगे? खैर, वामपंथियों का भी जो सोच है, जो इनके विकास की ये जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी ना, वो बंगाल में देखा है हमने। बंगाल में कई रिश्तेदार हैं मेरे, कोलकाता और ये सब जगहों में आना जाना होता है। मैंने देखा है अपने क्या स्ट्रक्चर खड़ा किया भाई साहब। 30 साल में बर्बाद कर दिया पूरे बंगाल को। कई फैक्ट्रियां बंद हो गई आपकी राजनीति के चक्कर में। इसीलिए थोथी और झूठी राजनीति बंद करिए। ये सभी सरकारों से आग्रह होगा, चाहे सभी टीवी चैनल वाले जो भसड़ मचाते हैं ना, चाहे एनडीटीवी हो, चाहे जी न्यूज हो, अति तो सब लोग कर रहे हैं इस देश में। सबके लिए ये अवसर बनकर आया है। इस अवसर को कुअवसर मत बनाइए, अवसर ही बनाइए और सकारात्मक बातें करिए। कोशिश करिए कि जो लोग पीड़ित है, जो सच में उपेक्षित है, हम उनको कुछ दे सकें, उनको कुछ मिल सके, कुछ राहत मिल सके, इस पर दबाव बनाइए। ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज़ की जिम्मेवारी मोदी जी की है। अरे भैया, मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड में चुनाव जब हुए थे तो झारखंड मुक्ति और मोर्चा और कांग्रेस ने 3-3 बीघा का घोषणा पत्र जारी किया था। वो 3-3 बीघा का घोषणा पत्र आपने क्या मोदी जी के भरोसे जारी किया था कि हर बात में आप ये कह रहे हैं कि केंद्र ध्यान नहीं दे रहा, केंद्र ध्यान नहीं दिया? भैया, आपको सरकार ने चुना है, आपने मोदी की फ्रेंचाइजी नहीं ली है कि मोदी आपको पैसा नहीं दे रहा। कुछ तो योजना होगी ना आपके पास, और यदि कोई योजना नहीं है तो फिर दुर्भाग्य है, आप इस्तीफा दे दीजिए, घर जाके बैठिए। बाकी जिनको करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा तो जनता तो ऐसे भी पहले भी मरती थी, आज भी मर रही है, आगे भी जनता मरती रहेगी। क्योंकि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, रत्ती भर भी फर्क किसी को नहीं पड़ना है। पढ़ना है तो उसी आम जनता को, मेरे जैसे लोगों को, उन मजदूरों को जो सड़कों पर चल रहे हैं, हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, और उन लोगों को जिनकी नौकरियां या तो चली गई हैं या तो नौकरियां जाने वाली है। इसीलिए कह रहा हूं, सकारात्मक करिए, अपने आसपास के लोगों की मदद करिए, वो सबसे अच्छा रास्ता है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। झूठे के एक्टिविस्ट मत बनिए, झूठे के पत्रकार मत बनिए। कुछ कर सकते हैं तो करिए। स्टोरी दिखा के आप कुछ कर नहीं ले रहे हैं, उससे जगह पर 2-4 लोगों को आप रोटियां दे देंगे तो उससे कुछ राहत होगा, कुछ परिवारों को राहत होगा। बाकी अभी कोरोना तो चलेगा ही, अब कोरोना के साथ जीना है। लॉकडाउन तो धीरे धीरे खुलेगा, क्योंकि रोजी रोटी ही चाहिए सबको, हमको भी चाहिए, आपको भी चाहिए। तो कोरोना खुलेगा, कोरोना के साथ जीना है और उसी के साथ चलना है। स्टे सेफ, स्टे होम, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ज़रूरत पड़े तभी बाहर निकलिए। बाहर निकल के ज़्यादा भसड़ मचाने की और काबिल बनने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, ऐसे ही टाइम मिलेगा तो। नमस्कार।